अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी कोबरा एपिसोड 2। भोलानाथ के पास जाने से पहले दावर अब्दुल के फ्लैट में वापस आ गया। उस वक्त तक अब्दुल की मदहोशी खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक फर्श पर पड़ा हुआ था। दावर को देखकर उसने अपनी पलकें झपकाना शुरू कर दी, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो जल्दी से उठ बैठा। माँ कसम उस्ताद, अपन को पता ही ना चला कि अपन किस तरह अंटा गफील हो गया। इस साली बोतल से दो चार घूंट ही लिया था कि फालतू का मगज मत फिराओ। दावर गुस्से से बोला, तुम साला होश में नहीं था। इधर हम बाहर गया और तुम दारू पीकर लंबा हो गया। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। अपू ने तेरे को ठोकर भी मारा, पर तुम साला मर गिला था। अगर कोई तेरे को चाकू भी मार देता तो साला इसी तरह सोया रहता। कसूर हो गया दावर भाई, गलती हो गई। अब्दुल कोशिश करके खड़ा हो गया था। साला ये जॉनी वॉकर भी बिल्कुल छोकरी का माफिक है। एक बार हाथ आया और नशा चढ़ता चला गया। अपुन अब तौबा करता है। अच्छा अच्छा, दावर ने कहा। अब उनको ये बताओ, इधर कोई डॉक्टर है? मेरा मतलब है कि इस मोहल्ले में कोई डॉक्टर है? क्यों नहीं, दो दो डॉक्टर है, अब्दुल ने बताया। पर दावर भाई, ये डॉक्टर लोग को क्या करने का है? किसका तबीयत खराब है? दावर सोफे पर बैठ गया। तुम इधर से अपनी शक्ल गुम करो और किसी डॉक्टर को पकड़ लो। उसका ब्लैक बॉक्स साथ लाने का क्या? समझ गया। दावर ने अपनी गर्दन हिलाई और जल्दी से चला गया। उसके जाने के बाद दावर कमरे में टहलने लगा। पूरे कमरे में शराब और खाने की बू फैली हुई थी। हर तरफ सिगरेट के टोटे पड़े हुए थे और कचरे का ढेर लगा हुआ था। उसे मालूम था कि अब्दुल की जिंदगी इसी तरह गुजर रही है। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। बिल्कुल उसकी तरह जो लोग जिंदगी की असल राहों से भटक कर स्याह रास्तों पर चले जाते हैं। उनके तमाम रिश्ते इस तरह खत्म हो जाते हैं जैसे कोई जहाज अचानक जमीन से ऊपर उठ जाए। उन लोगों का फिर दुनिया से कोई नाता नहीं रहता। उनकी दुनिया उनके अपने अंदर होती है और उनका साथ कोई नहीं दिया करता। दावर भी अपनी दुनिया का तन्हा इंसान था और अब्दुल भी। ये सब एक ही बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे और वह बरादरी थी जुराइम पेशा अफराद की। बस उनकी शनाख्त भी यही थी। इसके अलावा उनका कोई रिश्ता, कोई धर्म या मज़हब नहीं था। आ जाओ डॉक्टर साहब। अब्दुल की आवाज़ सुनाई दी और वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। उसके साथ एक मोटा सा डॉक्टर भी था, जिसने सफ़ेद कमीज़ और पतलून पहन रखी थी। वह सूरत से ही काया आदमी मालूम होता था। आ जाओ, अब्दुल ने कहा। यह अपने ही भाई का फ्लैट है, आओ। डॉक्टर झिझकता हुआ कमरे के वस्त तक आ गया। अब्दुल ने दावर के इशारे पर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि दावर ने एक डॉक्टर को क्यों बुलाया। मरीज कहाँ है? डॉक्टर ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। डॉक्टर साहब, क्या मैं मरीज दिखाई नहीं दे रहा हूँ? दावर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम? डॉक्टर की भवें तन गईं। क्या हुआ है तुम्हें? ये देखें डॉक्टर साहब। दावर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरी नब्ज देख लें। डॉक्टर अपना बैग मेज पर रखकर दावर की तरफ बढ़ा। दावर ने एक झटके से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। डॉक्टर तवाजुन खो बैठा और दावर ने एक नपतुला हाथ उसकी कनपट्टी पर जड़ दिया। यह सिर्फ एक लम्हे की ज़रब थी, बहुत हल्की, लेकिन इसने डॉक्टर को बेहोश कर दिया। इससे पहले कि वो फर्श पर गिरता, दावर ने उसे संभाल लिया और बड़ी आस्तगी से फर्श पर लिटा दिया। अब्दुल फटी फटी आंखों से यह सारी कार्रवाई देख रहा था। माँ कसम दावर भाई, ये क्या गड़बड़ है? ये बेचारा तो बेहोश हो गया। अब्दुल मुंबई भाषा छोड़कर सीधी सादी उर्दू पर आ गया। हाँ, और अब तुम इस फ्लैट में रहना। दावर संजीदगी से बोला। मैं 1 घंटे में वापस आता हूँ। और सुनो, इस डॉक्टर को जाने की इजाज़त मत देना। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। किसी को पता ना चले कि डॉक्टर यहाँ है, समझ गए? जी, समझ गया उस्ताद। अब्दुल की हैरानी अभी तक दूर नहीं हुई थी। दावर ने अपना सूट उतारा और हल्की सी एक कमीज और पैंट पहन ली। फिर उसने अब्दुल और बेहोश पड़े हुए डॉक्टर पर एक निगाह डाली और कमरे से बाहर आ गया। अब उसका रुख भोलानाथ के जुए की तरफ था। बंबई में दादाओं और गुंडों ने अलग अलग इलाकों में अपनी हुकूमतें कायम कर रखी थी। एक इलाके का गुंडा दूसरे के इलाके में दाखिल नहीं हो सकता था। ये एक तरह की सल्तनत थी। इन लोगों ने बंबई शहर के नक्शे में अपनी अपनी लकीरें खींच रखी थी। उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ता था। सबके अपने असूल और अपने कारिंदे थे। भोलानाथ दावर के इलाके में अपना जुआ खाना चलाता था। उसका ये जुआ खाना पुरानी इमारतों के अक्ब में वाक़ था और सामने एक बड़ा सा होटल था, सनशाइन होटल। इस होटल की पुश्त पर यह जुआ खाना आबाद था। नावाकिफ लोगों को यही मालूम होता था कि यह हॉल होटल का ही एक हिस्सा है और इसे होटल के गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो दरअसल भोलानाथ का जुआ खाना था। इसके दो रास्ते थे। पहला रास्ता सनशाइन होटल से होकर जाता था, जो जुआ खेलने वालों के लिए था, जबकि दूसरे रास्ते का इल्म खास खास लोगों को था और ये भोलानाथ के कारिंदे हुआ करते थे। दावर दूसरे रास्ते से जुआ खाने के दरवाजे पर पहुंच गया। भाई, मुझे भोलानाथ से मिलना है, दावर ने नरम लहजे में कहा। मैं उससे मिलने के लिए बहुत दूर से आया हूँ। इधर कोई भोलानाथ नहीं है, तुम कहीं और जाओ। चलो हटो सामने से। दरवाजे पर खड़े लंबे तिरंगे चौकीदार ने उसका हाथ झटकते हुए दुरुस्त लहजे में कहा। दावर ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा मत करो भाई, मैं जानता हूँ कि भोलानाथ अंदर है। मैं उसके गांव से आया हूँ, उसकी माँ मर गई है।
ये सुनते ही वो आदमी तेजी से मुड़ा और दावर को अंदर आने का इशारा किया। अंदर एक गहरी नीम तारीख गैलरी थी, जिसके दोनों तरफ कमरे बने हुए थे। वो आदमी सामने के दरवाजे को धक्का देकर अंदर चला गया और दावर बाहर ही खड़ा रहा। दावर ने ये खेल जानबूझकर एक मंसूबे के तहत शुरू किया था, वरना इस चौकीदार को रास्ते से हटाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और कई मुसल्ला आदमी बाहर आ गए, जिनका रुख दावर ही की तरफ था। दावर बड़े सुकून से खड़ा रहा। ये सब उसके लिए नए चेहरे थे, लेकिन भोलानाथ ज्यादा देर तक किसी पर एतमाद नहीं करता था और अपने इर्द गिर्द नए लोग रखता था। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? उनमें से एक ने सवाल किया। अपने बॉस से कह दो कि वो खुद आकर मुझसे सवालात करे, दावर ने कहा। अभी तुम खुद बॉस के पास जाने वाले हो, चलो अंदर। उसी आदमी ने पिस्तौल लहराते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। दावर सीटी बजाते हुए मुतमईन अंदाज में कमरे में दाखिल हो गया। सामने एक बड़ी मेज के अकब में भोलानाथ बैठा था। दावर को देखते ही भोलानाथ को जैसे करंट लगा। वो बुरी तरह कुर्सी से उछला और उस पर सख्ता तारी हो गया। दावर, तुम? वो फुंकारती हुई आवाज में बोला। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं ना मरने के लिए आया हूँ और ना किसी को मारना चाहता हूँ, दावर ने बड़े सुकून से जवाब दिया। फिर यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहते हो? भोलानाथ की हैरत बढ़ती जा रही थी। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मुझ में कोई तब्दीली महसूस नहीं करते? दावर ने सवाल किया। हाँ, तब्दीली तो है। तुम तो बहुत तूफानी हुआ करते थे, इतनी आराम से कभी नहीं आए। लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है? क्या ये कोई चाल है? भोलानाथ तल्ख लहजे में बोला। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं चाल चलने का आदी नहीं हूँ। मैं जो कुछ करता हूँ खुलकर करता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारे इस जुआ खाने को तहस नहस करके जा सकता हूँ। क्या तुम्हारे किसी आदमी में इतनी हिम्मत है कि मुझे रोक सके? मुझे यकीन नहीं आ रहा। भोलानाथ ने अपना सर झटका। नहीं दावर, तुम कोई और चक्कर चलाने वाले हो। क्यों ऐसी बात कर रहे हो? क्या मुझे कोई चक्कर चलाने की ज़रूरत है? और अगर तुम ऐसा ही समझते हो तो मैं वापस जा रहा हूँ। वो दरवाजे की तरफ मुड़ा और मुड़ते ही उसने अपने पैरों के पास रखी कुर्सी उन आदमियों की तरफ उछाल दी जो दरवाज़ा रोककर खड़े थे। यह हरकत इतनी अचानक थी कि वो संभल ना सके और कुर्सी से उलझकर फर्श पर गिर पड़े। उनमें से एक ने गोली भी चलाई, लेकिन दावर इतनी देर में जस्त लगाकर भोलानाथ के ऐन अकब में पहुंच चुका था और उसकी गर्दन दबोच ली। दावर की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि भोलानाथ की आंखें बाहर निकल आईं। अब अपने आदमियों से कह दो कि वो अपने अपने असलहे फर्श पर डाल दें, वरना गर्दन टूट जाएगी, दावर ने हुक्म दिया। भोलानाथ ने बड़ी मुश्किल से फंसी हुई आवाज में अपने आदमी को हथियार फेंकने का कहा। वो सब बारी बारी असला फर्श पर डालकर दीवार से जा लगे। दावर ने इत्मीनान से भोलानाथ की जेब से पिस्तौल निकालकर उसे कुर्सी पर बिठा दिया और पिस्तौल उसकी कनपटी पर रख दी। हाँ, अब कहो भोलानाथ, वो मुस्कुराने लगा। मैं तुम्हें बंदर की तरह नचा सकता हूँ या नहीं, लेकिन मैं ये सब नहीं करूँगा। मैं जब तुमसे कह चुका हूँ कि मैं यहाँ किसी बुरी नियत से नहीं आया हूँ, तो तुम्हें मुझ पर भरोसा कर लेना चाहिए। अब मैं तुम्हें ये पिस्तौल वापस कर रहा हूँ। दावर ने पिस्तौल मेज पर रख दिया। भोलानाथ ने झपट कर पिस्तौल उठा लिया। वो बुरी तरह उलझ गया था और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। दावर को पीछे हटते देखकर उसके आदमियों ने भी फुर्ती से हथियार उठा लिए और दोबारा दावर पर तान लिए। ये सब क्या चक्कर है? भोलानाथ ने पूछा। तुमने तो मुझे पागल कर दिया है। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहते हो मुझसे? पहले ये बताओ कि तुम्हें मुझ पर यकीन हुआ है या नहीं, दावर ने कहा। अगर यकीन नहीं है तो फिर तुम्हारा वक्त ज़ाया करने से क्या फ़ायदा? उधर अब्दुल के फ्लैट पर डॉक्टर ने किसमिस आकर आंखें खोल दी। वह अंदाजे से पहले होश में आ गया था। वो बेहद खौफजदा था और उसका बदन लरज रहा था। जब उसने खड़े होने की कोशिश की तो अब्दुल जल्दी से बोला, बस बस डॉक्टर साहब, तेरे को लेटे रहने में क्या मक्कर है? बस लेटे रहो और खड़े होने की बात मत करो। डॉक्टर ने भराई हुई आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम लोग? क्यों बेहोश किया था मुझे? इसका जवाब तो उस्ताद ही देगा, अब्दुल ने कहा। अपन को तो बस इतना मालूम है कि तेरे को इधर से जाने नहीं देना, चाहे रात ही हो जाए। मैं पुलिस के पास जाऊंगा, तुम लोगों ने मुझे कैद कर लिया है, डॉक्टर ने कहा। अरे बाबा, जब तुम इधर से छूटेगा तब तो पुलिस के पास जाएगा ना। अब्दुल ने जेब से एक कमानीदार चाकू निकालकर डॉक्टर की आंखों के सामने लहराया। चाकू देखकर डॉक्टर की हालत और गैर हो गई। अब्दुल सोफे पर बैठ गया। उसे दावर के आने से जिंदगी में दोबारा तूफान और हलचल महसूस हो रही थी, क्योंकि जेल से रिहा होते ही दावर ने उसकी रगों में खून दौड़ा दिया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्दुल ने डॉक्टर को धमकाया, देखो डॉक्टर, कोई शोर नहीं करने का, वरना इसी फ्लैट में खल्लास कर देगा। अब्दुल ने चाकू जेब में डाला और एहतियात से दरवाज़ा खोला। बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो पड़ोस के फ्लैट में रहती थी। किससे मिलने का है अम्मा? अब्दुल ने पूछा। मुझे डॉक्टर तिवाड़ी से मिलना है, औरत ने कहा। मैंने उनको इधर ही आते देखा है। अब्दुल ने झूठ बोलने की कोशिश की। इधर अपन अकेला है, डॉक्टर तिवाड़ी का इधर क्या काम? ऐसे झूठ मत बोल अब्दुल, औरत बिगड़ गई। मैंने उसे खुद तेरे फ्लैट में आते देखा है, मुझे उसे बहुत ज़रूरी मिलना है। कल रात से सर में दर्द है। अब्दुल की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दावर ने डॉक्टर को छुपाने का कहा था, लेकिन इस बुढ़िया ने आकर काम चौपट कर दिया। कुछ सोचकर उसने कहा, ठीक है अम्मा, जाओ अंदर, डॉक्टर सोफे पर पड़ा है। औरत जैसे ही अंदर आई, अब्दुल ने दरवाज़ा बंद करके चाकू निकाल लिया। चाकू देखकर औरत के औसान खता हो गए। अब तेरे को क्या कहने का है अम्मा?
अब्दुल ने चाकू लहराते हुए कहा। तुम तो खाली पीली इस आफत में आ गई हो और मैं अब तेरे को जाने नहीं दे सकता, यह उस्ताद का हुक्म है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो खुद मरीजा हूँ, तुमने मुझ पर चाकू क्यों खोला? बूढ़ी ने शोर मचाना शुरू किया। ए अम्मा, ज्यादा शोर नहीं मचाने का, अब्दुल ने चाकू दिखाते हुए कहा। अपुन का भेजा फिर गया तो तेरे को इधर ही रहना पड़ेगा। डॉक्टर ने औरत के शाने पर हाथ रखा। बस चुप रहो मौसी, ये बहुत खतरनाक आदमी मालूम होता है। जुआ खाने में दावर एक कुर्सी पर बैठ गया, जबकि भोलानाथ अब भी उलझन में खड़ा, कभी पिस्तौल को देखता और कभी दावर को। तुम्हें मालूम हो गया ना कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं, दावर ने समझाने वाले अंदाज में कहा। देखो भोले, ये लाइन ऐसी है कि इसमें दोस्ती और दुश्मनी चलती रहती है। ये ताकत और वसाइल हासिल करने की लाइन है। पहले मैं मीना के सिलसिले में बहुत संजीदा था, लेकिन अब मुझ में अकल आ गई है। मुझे मालूम हो गया है कि मैं अब तक अपना वक्त बर्बाद करता रहूं सिर्फ एक छोकरी के लिए। अपनी लाइन के किसी आदमी से दुश्मनी करना ठीक नहीं है, ये हमारे उसूल के खिलाफ है। तुम्हें यह मालूम है कि मैंने, भोलानाथ कहते कहते रुक गया। मेरा मतलब है, इसके बावजूद तुम ये कह रहे हो? हाँ, मुझे मालूम है कि तुमने उसके साथ क्या सलूक किया है, तावर ने कहा। सच्ची बात तो यह है कि जब मैंने ये सुना तो गुस्से से मेरा हाल बुरा हो गया था, और अगर तुम मेरे सामने आ जाते तो मैं तुम्हारे टुकड़े उड़ा देता। लेकिन मैंने इस पर बहुत गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि यह सब जज्बाती बातें हैं। अगर मैं तुम्हारे चक्कर में पड़ा रहा तो रॉबर्ट गोराहे मेरे हाथ से निकल जाएगा। रॉबर्ट गोराहे? भोलानाथ ने हैरत से पूछा। कौन है ये रॉबर्ट गोराहे? दावर ने भोलानाथ के आदमियों की तरफ देखा। क्या तुम्हारे इन आदमियों पर भरोसा किया जा सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल भरोसा है, लेकिन तुम बात तो बताओ पहले। इन्हें कमरे से बाहर कर दो, दावर ने कहा। वैसे मैं जब उनके सामने तुम्हें काबू कर सकता हूं तो मुझे इनको बाहर निकालने की क्या जरूरत है? लेकिन यह बात दूसरी है। भोलानाथ ने अपने आदमी को इशारा किया और वो सब कमरे से बाहर चले गए। हाँ, अब बताओ क्या चक्कर है? रॉबर्ट गोराहे हॉलैंड का एक मशहूर जवारी है, दावर ने बताया। उसका काम दुनिया भर में घूम फिर कर ऐसे आदमियों को तलाश करना है जो जुआ खेलने के शौकीन हो। वो उनका हमदर्द बनकर उनकी तरफ से जुआ खेलता है। शुरू में वो जीता है, फिर हारना शुरू कर देता है, और नौबत यहां तक पहुंचती है कि वो आदमी कंगाल हो जाता है। तो फिर इस मामले से मेरा क्या ताल्लुक? भोलानाथ ने पूछा। वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। रॉबर्ट इस दफा एक करोड़पति ताजिर को फ्रांस से फांस कर अपने साथ हिंदुस्तान लाया है। वो चाहता है कि उसके मजाज का कोई ऐसा जुआ खाना मिल जाए जहां की इंतजामिया इस बेईमानी में उसका साथ दे। उस फ्रांसीसी ताजिर ने लाखों रुपए बैंक के जरिए मुंबई मंगवाए हैं। रॉबर्ट किसी ऐसे जुआ खाने की तलाश में घूम रहा था कि मुझसे मुलाकात हो गई और मैं उसे अपने साथ ले आया। वो दोनों इस वक्त मेरे फ्लैट में मौजूद हैं। उनके आने के बाद मैं सोचता रहा कि किसको पकड़ूं। ऐसा कौन सा जुआ खाना हो सकता है? बहुत सोच समझकर तुम्हारा नाम मेरे जहन में आया। फिर इस दौरान तुम्हारा और मीना का मामला भी था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तुम्हारे साथ मीना के मामले में उलझा रहूं या बिजनेस की बात करूं। फिर मैंने ठोस फैसला किया कि तुम्हारे साथ बिजनेस कर लेना चाहिए। मीना की बात तो बाद में भी की जा सकती है। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। अगर रॉबर्ट गोराहे वाली बात सच्ची है तो फिर, भोलानाथ ने कहा, अब कोई बात नहीं होगी। दावर ने जल्दी से उसकी बात काट दी। मैं माइकल के जुआ खाने की तरफ जा रहा हूँ, यह सौदा उसी से होगा। रॉबर्ट ने 30% कमीशन की बात की थी। जरा मेरी बात तो सुनो, भोलानाथ बोल पड़ा। मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे तुमसे बिजनेस नहीं करना, लेकिन तुम खुद सोचो, मुझे हैरत होनी चाहिए या नहीं? ठीक है, तुम हैरत करते रहो, मैं माइकल को रॉबर्ट से मिलवा देता हूँ, वो मेरा इंतजार करोगा। मेरे पास वक्त नहीं है, और मेरी तरफ से किसी धोखे या चालबाजी की तवक्को मत करना। मैं अगर चाहता तो जिस वक्त तुम्हें बेबस किया था उसी वक्त यहाँ से निकाल के ले जाता। तुम्हारे आदमी मेरा क्या कर सकते थे? अच्छा अच्छा, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, भोलानाथ जल्दी से बोला। मैं 10% तुमको भी दूंगा। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद ही रॉबर्ट से मामला तय कर लिया है। हाँ, अगर तुम मेरे साथ चल रहे हो तो एहतियात के तौर पर अपने कुछ आदमियों को अपने साथ रख लो। ये लोग तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम्हारी हिम्मत बंदी रहेगी। मैं ये संजीदगी से कह रहा हूँ। और अब ऐसी बात भी क्या है दावर भाई, भोलानाथ ने दांत निकाल दिए। मैं खुद भी इतना गया गुजरा तो नहीं हूँ। फिर तुम तो मेरे बिजनेस पार्टनर बन गए हो। दावर दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। उसका मकसद भी यही था कि वह भोलानाथ को किसी तरह इस जुआ खाने से निकाल ले जाए। उसने अंधेरे के तीर से बचने की खातिर यह हरकत की थी, ताकि जुआ खाने में छुपे भोलानाथ के कारिंदे उस पर हमला न कर दें। भोला दावर के साथ कमरे से गैलरी में आ गया, जहां भोला के आदमी किसी भी हादसे के लिए मुंतजिर खड़े थे। उन्हीं में वो आदमी भी मौजूद था जो दावर को अंदर लेकर आया था। उस पर नजर पड़ते ही भोला गजबनाक हो गया। मैं वापस आकर तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा, भोला ने उस आदमी को मुखातिब करके कहा। अब इसे छोड़ दो भोलानाथ, दावर बोल पड़ा। इस बेचारे का क्या कसूर? वो तो मैंने ही ऐसा चक्कर चलाया था। ये बात नहीं दावर भाई, असल बात इसकी लापरवाही है। इस तरह तो ये किसी को भी अंदर ला सकता है, और मेरी अम्मा को तो स्वर्गवासी हुए भी बहुत दिन हो गए। इसीलिए तो जब इसने ये बात सुनाई तो मैं खटक गया कि वो कौन है जो इस तरह धोखा देकर अंदर चला है। कोई और होता तो अब तक उसके टुकड़े हो चुके होते। लेकिन तुम्हारी तो बात ही और है दावर भाई।
दावर ने उसकी बात पर कोई तबसरा नहीं किया और वो भोलानाथ के साथ जुआ खाने से बाहर आ गया। भोलानाथ ने ड्राइविंग सीट संभाली जबकि दावर उसके बराबर बैठ गया। फिर दावर ने उसे अब्दुल के फ्लैट का पता दे दिया। दावर ने उसका ध्यान मरकूज रखने के लिए गुफ्तगू शुरू कर दी कि इस वक्त कितने आदमी जुआ खिलाने पर हैं, मशीनें कितनी और रोज़ाना कितने की हेरा फेरी हो जाती है। इस वक्त जुआ खिलाने पर सिर्फ 4 आदमी हैं, भोलानाथ ने बताना शुरू किया। लेकिन ये चारों बहुत ज़बरदस्त हैं, एक से बढ़कर एक पत्तेबाज। कमाल है कि पलक झपकते हेरा फेरी हो जाती है और सामने वाले को पता नहीं चलता। मशीनें 2 हैं। असल बात यह है कि मशीनों से घपला करने में ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि मशीनें वक्त पर धोखा दे जाती हैं, जबकि आदमी के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों, ठीक है ना दावर भाई? बिल्कुल ठीक है। दावर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। बस अब तुम गाड़ी उस दरख्त के पास रोक दो। वो सामने जो इमारत नजर आ रही है उसकी दूसरी मंजिल पर 4 नंबर का फ्लैट है। पहले मैं जाता हूँ, फिर तुम आ जाना। या चलो छोड़ो, दोनों साथ चलते हैं। जब बिजनेस करना है तो फिर दूसरों का ख्याल क्यों करें? और क्या दावर भाई, तुम बिल्कुल सच बोला। भोलानाथ ने एक बार फिर दांत निकाल लिए। वो इस वक्त बहुत खुश नजर आ रहा था और उसके तस्वुर में नोटों की गड्डियां लहरा रही थी। उधर फ्लैट पर डॉक्टर ने अब्दुल की तरफ देखते हुए कहा, अब मुझे जाने दो ना भाई, मेरे मरीज मेरा इंतजार करे होंगे। हाँ, मुझे भी जाने दो ना, मैंने क्या कसूर किया है? बूढ़ी भी बोल पड़ी। अच्छा, तुम दोनों शोर मत मचाओ। अब्दुल ने दोनों को डांट दिया, चुपचाप रहो, अभी उस्ताद आने वाला होगा। मैं कहता हूँ कि तुम अच्छा नहीं कर रहे, पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। डॉक्टर ने अपना हाथ हिलाया। पुलिस की धमकी दोगे तो अपन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। खाली पीली मगजमारी मत करो, चुप रहो। अब्दुल सोफे से खड़ा हो गया। डॉक्टर सहम कर खामोश हो गया। अब्दुल अभी सोफे पर बैठा ही था कि दरवाजे पर फिर दस्तक होने लगी। अब्दुल ने उन दोनों को खामोश रहने का इशारा किया और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही दावर और भोलानाथ अंदर आ गए। भोलानाथ तो डॉक्टर और बूढ़ी को देखकर हैरत में रह गया, जबकि खुद दावर भी उस बूढ़ी औरत को देखकर हैरान हो रहा था। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? भोलानाथ ने दावर से पूछा, कौन है ये? तुम्हारा रॉबर्ट कहाँ है? अभी बताता हूँ। दावर ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर उसने अब्दुल की तरफ देखा, अब्दुल ये बुढ़िया कौन है? क्या बताए दावर भाई? अब्दुल ने गहरी सांस ली। अपन तो ठीक ठाक इस डॉक्टर को देख रहा था कि ये दरवाजे को पीटने लगी। इसने डॉक्टर को इधर आते हुए देख लिया था, इसलिए मैं इसे अंदर ले आया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, दावर गुस्से से बोला। अब इससे कहाँ निपटेंगे, ये तो मुसीबत खड़ी कर देगी। मैं पूछता हूँ आखिर ये क्या हो रहा है? भोलानाथ ने अचानक जेब से पिस्तौल निकाल लिया। दावर उसे इस हरकत की तवक्को कर रहा था। उसने एक झटके के साथ वो पिस्तौल उसके हाथ से छीन लिया और एक जोरदार घुंसा उसके जबड़े पर रसीद कर दिया। घुंसा खाते ही भोलानाथ दीवार से जा टकराया। इस दौरान अब्दुल चाकू लहराता हुआ बूढ़ी और डॉक्टर के पास पहुंच गया और उन दोनों को खामोश रहने की हदायत देने लगा, ताकि वो बदहवास होकर चीखने ना लगे। भोलानाथ दीवार से पलटकर सांप की तरह फुंकारता हुआ आगे बढ़ा और दावर पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाया। दावर ने पीछे हटकर उसका वार खाली कर दिया और एक ठोकर भोलानाथ के सीने पर मारी, जिससे वो कमरे में रखी हुई मेज पर उलट गया। मेज और वो दोनों एक साथ ही दूसरी तरफ जा गिरे। दावर इस खेल को ज्यादा तूल नहीं देना चाहता था। उसने मेज के अकब में गिरे हुए भोलानाथ पर छलांग लगाई और गिरेबान पकड़कर उसे खड़ा कर लिया। तुम दोनों बिल्कुल चुपचाप रहना, अभी इधर जंग होता है, और अगर तुम बोला तो हम तुम दोनों को खल्लास कर देगा। अब्दुल ने डॉक्टर और बूढ़ी से कहा। बूढ़ी तो थरथराकर सोफे पर गिर पड़ी, जबकि डॉक्टर अपने पैरों पर खड़ा रहा, लेकिन हालत उसकी भी गैर होती जा रही थी। दावर ने एक जोरदार धक्का देकर भोलानाथ को सोफे पर गिरा दिया। वो भी अब किसी चूहे की तरह खौफजदा हो गया था और उसकी सारी अकड़ खत्म हो चुकी थी। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, उसने कुछ देर बाद कहा। धोखा तो तुमने भी किया था। तुम्हें मालूम था कि मैना मेरी है, लेकिन मैं इधर जेल गया और उधर तुमने मैना को बेआबरू कर दिया। आखिर क्यों? क्या ये मेरे साथ धोखा नहीं है? और वैसे भी प्यारे, मोहब्बत और जंग में सब चलता है। उधर तुमने धोखा दिया, इधर मैंने धोखा किया, हिसाब बराबर। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया, भोलानाथ बोला। मैना तो ऐसी ही लड़की है, तुम उसके लिए मेरे साथ ऐसा सलूक करने चले हो। मैं जानता हूँ कि वो ऐसी ही लड़की है, लेकिन उसके साथ मामला ये है कि वो अपनी मर्जी की मालिक है। मैं उसको बहुत बड़ा मुजरिम समझता हूँ कि किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ बेआबरू किया जाए। फिर तुमने जो कुछ किया है मेरे गुस्से में किया है, मुझको नीचा दिखाने के लिए किया है, और मैं ऐसे किसी आदमी को मुआफ करने का कायल नहीं हूँ, समझ गए? फिर क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? भोलानाथ ने पूछा। नहीं, मैं इस वक्त किसी को मारने या मरने के मूड में नहीं हूँ। मैं तुम्हें बस थोड़ी सी सजा देना चाहता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। भोलानाथ अचानक उछलकर खड़ा हो गया। दावर ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। वह थप्पड़ खाते ही उलट पड़ा। उसके होंठों के किनारों से खून रिसने लगा। डॉक्टर और बूढ़ी औरत ने अपने चेहरे दूसरी तरफ कर लिए। उन्होंने कभी इतना तशद्दुद नहीं देखा था। भोलानाथ के सोफे पर गिरते ही दावर ने दोनों हाथ से उसके बालों को झटके देना शुरू कर दिए, जिससे भोलानाथ की घुटी घुटी चीखें कमरे में गूंजने लगी। फिर उसने बाल छोड़कर उसकी कनपटी पर
एक मखसूस ज़रब रसीद कर दी और भोलानाथ बेहोश हो गया। डॉक्टर को मेरे पास भेज दो अब्दुल। अब्दुल ने सहमे हुए डॉक्टर को धकेल कर दावर के पास पहुंचा दिया। इस अम्मा का क्या करें उस्ताद? उनको दूसरे कमरे में बंद कर दो और उसे कह देना कि ज़रा भी आवाज़ नहीं निकाले, दावर ने हदायत की। बूढ़ी में आवाज़ निकालने की हिम्मत भी नहीं थी। वो अब्दुल के इशारे पर कबाड़ वाले कमरे में दाखिल हो गई। डॉक्टर, दावर ने डॉक्टर की तरफ देखा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि इस आदमी के दोनों कान काट दो। नहीं नहीं। डॉक्टर पूरे बदन से लरज उठा। मुझसे ये नहीं होगा, ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये काम तो करना होगा तुझे डॉक्टर, वरना ये आदमी तुम्हारे कान काट देगा। दावर ने सफाक लहजे में अब्दुल की तरफ इशारा किया, जो बूढ़ी को बंद करके आ चुका था। ये मुझसे ज्यादा बेरहम और खतरनाक आदमी है। ये काम तुम मुझसे क्यों करवा रहे हो? तुम खुद क्यों नहीं करते? तुम एक डॉक्टर हो, इसलिए ये काम तुमसे करवाया जा रहा है कि तुम इसके कान जरा सलीके से काटोगे और साथ साथ दवा भी लगाते जाओगे। अगर सुन करने वाली दवा है तुम्हारे पास तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। बस ख्याल रखना कि खून ज्यादा ना बहने पाए। तुम वाकई बहुत बेरहम आदमी हो, मैंने तुम जैसा आदमी नहीं देखा। चलो अपना काम शुरू कर दो, वरना। अब्दुल अपना चाकू लेकर डॉक्टर के पास आ गया। डॉक्टर ने बौखलाकर उस बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ा दिया जिसमें उसकी दवाएं और आलात रखे थे। वो बार बार पलटकर दावर की तरफ देख रहा था जैसे वो उसे रोक लेगा, लेकिन दावर का चेहरा पत्थर के मुजस्मे की तरह बेहिस था। चलो डॉक्टर, जल्दी करो। अब्दुल ने अपना चाकू लहराया। डॉक्टर ने लरजते हुए बॉक्स खोला। उसमें कैंची, तेज धार उस्तरा और मरहम पट्टी का सामान था। उसने कांपते हाथों से रुई, एक दवा और एक तेज धार उस्तरा निकाल लिया। दावर ने बेहिसी तारीख रखी थी, जबकि अब्दुल खुला चाकू लिए पास ही खड़ा था। चलो जल्दी करो, देर क्यों कर रहे हो? दावर ने गुस्से से कहा। डॉक्टर ने भोलानाथ के एक कान पर दवा लगाई और आंखें बंद करके उस्तरा उसके कान पर रख दिया। वो अभी भी झिझक रहा था। यह देखकर अब्दुल ने खुद चाकू की नोक डॉक्टर के गाल पर रख दी। चाकू का लम्स महसूस करते ही डॉक्टर ने उस्तरा चला दिया और वो उस्तरा भोलानाथ के कान में उतरता चला गया। एक झटके से वो कान भोलानाथ के चेहरे से अलग हो गया। कान कटने की अजियत इतनी शदीद थी कि भोलानाथ बेहोशी के आलम में भी तड़पने लगा और उछलकर सोफे के नीचे आ गया, जिसके नतीजे में डॉक्टर भी झटका खाकर पीछे हट गया। जब डॉक्टर ने भोलानाथ के कटे हुए कान और बहते हुए खून को देखा तो मारे खौफ के उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। भोलानाथ के कटे हुए कान वाले हिस्से से खून इस तरह बह रहा था जैसे कोई नल खोल दिया गया हो। चलो दूसरा कान भी काटो इसका। दावर ने डॉक्टर के शाने पर हाथ रख दिया। जल्दी करो, ये मुझसे नहीं होगा। डॉक्टर ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। भगवान के लिए ऐसा पाप मत करवाओ। ये तो आधा पाप हुआ, अब्दुल ने मुस्कुराते हुए कहा। पाप पूरा होना चाहिए। क्यों उस्ताद? नहीं नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। डॉक्टर अपना सर जोर जोर से हिलाने लगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, अब्दुल ने दावर की तरफ देखते हुए कहा। अपन को बोलो उस्ताद तो इस डॉक्टर का भी एक कान काट देवे। नहीं, रहने दो इसको, दावर ने कहा। मेरा ख्याल है कि इस भोलानाथ को अब इतनी सजा मिली है, साला उम्र भर याद रखेगा और कभी किसी औरत से जबरदस्ती नहीं करेगा। बस अब तुम यहां से चलने की तैयारी करो। क्यों उस्ताद, अपन यहां से कहाँ जाएगा? बेवकूफ, इस घर में रहकर लफड़ा डालने का है क्या? जब पुलिस को पता चल जाएगा कि अपुन ने इस घर में ये सब किया है, फिर तेरी खैर नहीं होगी। 9 2 11 हो जाए यहाँ से। रहने दे सामान, कौन सा तेरे बाप का है? फ्लैट भी किराए का है और सामान भी किस्तों मालों का। भुगतेंगे बाद में खुद ही। अब ये फ्लैट तेरे लिए नहीं रहा। ये भी तुमने ठीक बोला उस्ताद, अब्दुल ने कहा। अपुन को भी इस फ्लैट में मज़ा नहीं आता था। वो सामने वाली छोकरी ही चली गई है, फिर इधर रहने का क्या फ़ायदा? ठीक है उस्ताद, अपुन जल्दी जल्दी कपड़े समेट लेवे, फिर तेरे साथ चलता है। दावर ने एक सिगरेट सुलगाई और सोफे पर बैठ गया। डॉक्टर खुद भी अब नीम बेहोशी के आलम में था। इसके बावजूद वो भोलानाथ के जख्म पर दवा लगाने में मसरूफ था ताकि खून की रवानी बंद हो जाए। भोलानाथ रह रहकर फुदकने लगता था। उसे होश तो आ गया था, लेकिन जख्म की तकलीफ ने उसके हवास गुम कर दिए थे। वह तकलीफ की शिद्दत में समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। शाम होते ही दावर एक बार फिर मारवाड़ी सेठ के बंगले पर पहुंच चुका था। गेट पर खड़े हुए गोरखा ने उसे कोई बात ही नहीं की और वह बराह रास्त गेट से अंदर दाखिल होता चला गया। दावर और अब्दुल अपना तमाम सामान समेटकर उस फ्लैट से निकल आए थे और जख्मी भोलानाथ, डॉक्टर और बूढ़ी औरत को वहीं छोड़ दिया। उनके पास सिर्फ 2 सूटकेस थे जिनमें कपड़े थे। दावर ने रहने का इंतजाम जगदीश के यहाँ कर लिया था, जो उसके स्कूल के ज़माने का साथी था और एक बैंक में क्लर्क था। जगदीश एक नेक इंसान था जिस पर दावर हमेशा एतमाद किया करता था। उसके घर पहुंचकर दावर बिल्कुल मुहज़्ज़ब और मेहरबान बन जाता था। जगदीश ने उन दोनों के लिए फ़ौरन एक कमरा मखसूस कर दिया जिसका दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था ताकि आने जाने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ सामान रखकर और अब्दुल को छोड़कर दावर मारवाड़ी सेठ के बंगले की तरफ आ गया। मीना बरामदे में ही खड़ी दावर का इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही वह लपक कर उसके करीब आ गई। तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो। वो साला अंदर बैठा है, लेकिन उसके सामने ठीक रहना, वो आदमी बहुत अच्छा है, समझ गए? अच्छा, ज़्यादा बकबक मत करो।
दावर मसनूई गुस्से से बोला। उसने तुमसे शादी की है, मेरा जी चाहता है कि उसका पेट फाड़ दूं। बकवास मत करो, चलो अंदर। मैंने उससे तुम्हारी तारीफ कर दिया, तुम बस उसकी हिम्मत बढ़ा देना। रुस्तम के ख्याल ने उसकी नींदें हराम कर दी हैं। वो दावर को लेकर ड्राइंग रूम में आ गई, जहां सोफे पर धर्मदास बैठा हुआ था, जो एक अधेड़ उम्र का मोटा आदमी था। दावर को देखकर उसने सोफे से खड़े होने की कोशिश की, फिर हाँफता हुआ बैठ गया। तुमने मुर्गा खूब फांसा है। दावर ने मीना के कान में सरगोशी की। कुछ ख्याल करो, सामने मेरा शौहर बैठा है, मीना चहक कर बोली। फिर धर्मदास से दावर का तारुफ करवाया। ये दावर है जिसकी बात की थी मैंने। और फिर दावर से कहा, और ये मेरे पति हैं धर्मदास। आओ भाई बैठो। धर्मदास ने अपना हाथ दावर की तरफ बढ़ा दिया। माफ करना जी, अब उनसे जल्दी खड़ा नहीं हुआ जाता। कोई बात नहीं। दावर उसे हाथ मिलाकर सामने सोफे पर बैठ गया, और मीना भी उसके बराबर आकर बैठ गई। ये बहुत ज़बरदस्त आदमी है, पूरा बम्बई इनसे डरता है। मीना ने धर्मदास से दावर के बारे में कहा। लेकिन मुझे तो उस रुस्तम से खौफ मालूम होता है, धर्मदास सहमे हुए अंदाज में बोला। वो बड़ा जालिम है, मेरी तो जिंदगी खराब कर दिया। दावर को इस शख्स की बुजदिली पर गुस्सा आ गया। रुस्तम ने उसका खौफ उसके दिल पर तारी कर रखा था। क्या तुम मुझे इस रुस्तम के बारे में बता सकते हो? दावर ने पूछा। भाई मैं क्या बताऊं? धर्मदास ने गहरी सांस ली। हम ठहरा कारोबारी आदमी, अपना काम सिर्फ बिजनेस। हम कहाँ ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ते हैं। बस वो खुद ही मेरे पीछे पड़ गया। एक बार फोन आया कि कल तक 10 लाख रुपए दे दो, वरना बहुत बेइज्जती होगी। मैं समझा किसी ने मस्करी की है। मेरी कौन बेइज्जती कर सकता है? लेकिन उसने रास्ता चलते हुए अपने आदमियों से मेरी बेइज्जती करवा दी। बाप रे, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्या बताऊं। क्या तुम उसके किसी आदमी को पहचान सकते हो? दावर ने पूछा। अरे बाबा, उस वक्त मेरे को होश ही कहाँ था। अपुन से तो बोला ही नहीं जा रहा था। बल्कि ऐसा कहो, अपुन ने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब कोई अपनी इज्जत खराब होते तो नहीं देख सकता ना, क्यों? दावर मुस्कुरा दिया। ये बेचारा वाकई बहुत सादा तबीयत का कारोबारी आदमी मालूम होता था, जो दौलत आने के बाद अपनी हिफाजत के लिए बुजदिल हो जाता है। तो अब तुम क्या चाहते हो? दावर ने पूछा। मैं तो बाबा सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई खतरा ना हो, जिंदगी आराम से गुजर जाए, और ये रुस्तम मेरा पीछा छोड़ देवे। मीना ने धर्मदास की बात काट दी और दावर की तरफ देखा। देखो दावर, मैं ये बता चुकी हूँ कि मेरे दिल में उस हराम रुस्तम के खिलाफ बहुत गुस्सा भरा हुआ है। उसने धर्मदास की तौहीन की है, लेकिन मुसीबत यह है कि वो सामने आता ही नहीं है। मैंने उसकी तंजीम भवानी सिंह में शमूलियत हासिल करके रुस्तम पर अपना एतमाद कायम कर लिया है। लेकिन इस एतमाद से भी बात नहीं बन रही, क्योंकि असल मसला उस तक पहुंचने का है। खैर, पिछले दिनों रुस्तम ने मुझे काम बताया और कहा कि अगर मैंने वो काम कर लिया तो रुस्तम मुझसे मुलाकात करेगा और मुझे अपनी तंजीम का बहुत अहम रुकन बना देगा। अरे ये तो बहुत खतरनाक औरत है, ये किसी से डरती ही नहीं है। धर्मदास ने मीना की तरफ इशारा किया। खौफ मौत से, सेठ साहब, दावर ने कहा। और जो डर गया वो मर गया। मीना जिंदा इसीलिए है कि वो डरती नहीं। खैर, तो उसने काम क्या बताया? उसने कहा है कि मैं तुमसे उसकी बात करवा दूं। क्या? दावर चौंक पड़ा। मुझसे? क्यों? वो मुझे कैसे जानता है और मुझसे क्या काम है? काम के बारे में तो कुछ नहीं बता सकती, लेकिन जेर जमीन दुनिया का कौन सा शख्स तुम्हें नहीं जानता? मीना मुस्कुराती हुई बोली। अरे बाबा, उससे मत मिलना, वो तुमको नुकसान पहुंचा देगा। धर्मदास ने अपना हाथ हिलाया। उससे बात किस तरह होगी? दावर ने मीना से पूछा। उसकी आंखें चमक रही थी। उसने कहा है कि जैसे ही तुम मान जाओ, उसे एक फ़ोन पर इतला कर दी जाए। उस फ़ोन नंबर पर उसका एक खास आदमी होता है। वो रुस्तम से रब्ता करके उसी वक्त मुझे बता देगा कि रुस्तम से किस वक्त बात हो सकती है। ठीक है, तुम उसे फ़ोन करके बता दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। दावर के लहजे में ऐसी सफाकी थी कि सेठ धर्मदास अपनी जगह बैठे बैठे कांप गया और खौफजदा निगाहों से दावर की तरफ देखने लगा। क्या तुमने उस फ़ोन नंबर का पता चलाने की कोशिश की है? दावर ने पूछा। हाँ, लेकिन ये फ़ोन नंबर कहीं दर्ज ही नहीं। वो बहुत वसाइल वाला आदमी मालूम होता है, मीना ने बताया। खैर, तुम उस आदमी को फ़ोन करके बता तो दो, बाद में देखा जाएगा। मीना सोफे से खड़ी होकर फ़ोन की तरफ बढ़ने लगी, तो दावर ने आवाज़ देकर उसे रोक लिया। और हाँ, मैं तुम्हें एक खबर सुनानी तो भूल ही गया। कैसी खबर? मीना ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। मैंने भोलानाथ का एक कान काटकर उसे गटर में फेंक दिया है, दावर ने कहा। मीना दौड़कर दावर के पास आ गई। तुमने उसके साथ ऐसा किया? ये किस तरह हुआ? बताओ, तुमने मेरी लाज रख ली। उस कमीने के साथ यही होना चाहिए था। अब वो सारी जिंदगी कन कटा कहलाएगा। तुमने उसके साथ जो कुछ किया, मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। कौन भोलानाथ? धर्मदास पूछ उठा। वही जो मीना को। वो कहते कहते रुक गया। हाँ वही, दावर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने तो सोचा था उसके दोनों कान साफ कर दूं, फिर एक ही कान कटने के बाद छोड़ दिया। बाप रे बाप, धर्मदास की हालत गैर होने लगी। तुम तो पापा बहुत खतरनाक आदमी है। ये मीना ठीक ही बोला था। मैं उस भोलानाथ को जानता हूँ। वो जो जुआ खाना चलाता था, तुम उसको कैसा मार दिया उसके जुआ खाना में घुसकर। कमाल है बाबा। जाओ तुम फ़ोन कर दो, दावर ने धर्मदास की तरफ ध्यान दिए बगैर मीना से कहा।
उसे कहो कि दावर उसके चूहे बॉस से सिर्फ फ़ोन पर बात ही नहीं करेगा, बल्कि उसे मुलाकात भी करना चाहता है। अगर उस चूहे को यह शर्त मंजूर है तो ठीक, वरना बात खत्म। मैं ऐसा ही बोलूंगी। मीना फ़ोन की तरफ चल पड़ी और 2 ही मिनट में फ़ोन करके लौट आई। धर्मदास इस दौरान दावर के सामने ही बैठा रहा, लेकिन वह बहुत ही खौफजदा था। दावर के ख्याल में ऐसे लोगों के सामने उनकी बीवियों को भी उठा लिया जाए तो ये उफ तक नहीं करेंगे। दावर का यही ईमान था कि ऐसे लोगों को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। मैंने बात कर ली है, मीना ने आकर बताया। 1 घंटे बाद रुस्तम तुमसे बात करेगा। कहाँ बात करेगा? दावर ने पूछा। इसी फ़ोन पर, मीना ने जवाब दिया। मैंने उसे कह दिया था कि तुम उसके बॉस से मिलना चाहते हो। इस पर उसने कहा कि दावर खुद ही रुस्तम से इस मौजू पर बात करे। वो इस मामले में अपने बॉस से कुछ नहीं कहेगा। बहुत रोब मालूम होता है उस बॉस का, दावर ने कहा। बहुत ज़्यादा, मीना ने गर्दन हिलाई। मैं देख चुकी हूँ एक बार उसका आदमी किसी जगह वक्त पर नहीं पहुंच सका। हालांकि उस बेचारे की मजबूरी थी कि वह ट्रैफिक में फंस कर रह गया था। उसको यह सज़ा दी गई कि उसका एक हाथ काट दिया गया। इस तरह की सज़ाएं देकर उसने मुकामी दादाओं पर अपनी दहशत बिठा दी है। कोई नहीं जानता कि इस शहर के कितने गुंडे उसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरे कमरे से फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। मीना जल्दी से फ़ोन सुनने के लिए चली गई। फिर उसने वापस आकर धर्मदास को बताया कि किसी जारी मुगल ने उसे चावलों के गोदाम पर फौरन पहुंचने के लिए कहा है। क्या मुसीबत है बाबा? सेठ कुड़ने लगा। मेरे को किसी टाइम चैन नहीं मिलता, कोई आराम से बैठने भी नहीं देता। अब तो जाना ही होगा, बिजनेस का मामला है। ना जाऊं तो पता नहीं ये जारी मुगल क्या नुकसान कर देवे। अच्छा बाबा। वो बड़ी मुश्किलों से सोफे से खड़ा हुआ। सेठ ने जाते हुए भी दावर से हाथ मिलाया और इजाज़त लेकर बाहर चला गया। उसके जाने के बाद दावर ने मीना की तरफ देखा। ऐसा अजूबा तो पूरे बंबई में कोई नहीं होगा। मत भूलो ये मेरा शौहर है। मीना हंस पड़ी। लेकिन तुमने देख लिया ना, वो आदमी सिवाय बिजनेस के और कुछ नहीं जानता। अच्छा ये बताओ कि वो रुस्तम किस तरह गुंडों को अपने साथ शामिल क्या करता है? दावर ने पूछा। उसके तरीके मुख्तलिफ हैं, मीना बताने लगी। कभी किसी को दौलत से खरीद लिया जाता है, और जो दौलत से काबू में ना आए उन्हें किसी खतरनाक जुर्म में फंसाकर उनका पूरा रिकॉर्ड रख लिया जाता है। किसी की पिटाई करवा दी, किसी पर गोली चलवा दी। बड़े बड़े सरकारी अफसर भी उसकी मुट्ठी में हैं, जिन्हें दौलत और औरत के जरिए काबू किया गया है। गर्ज ये कि उसने पूरा शैतानी कारखाना कायम कर रखा है। इसका मतलब है कि उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, दावर ने सोचते हुए कहा। बहुत ज़्यादा। वो अंधेरे का भेड़िया है। वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। इसीलिए वो तुमसे कोई ऐसा काम लेना चाहता है जो तुम्हारे सिवा कोई ना कर सके। मैं उस चूहे को उसके बिल से निकाल कर मारूंगा, दावर ने कहा। लेकिन यह सब बहुत प्लानिंग के साथ करना होगा, क्योंकि रुस्तम आम गुंडों की तरह गलियों में नहीं फिरता। हाँ, तुम ये तो बताओ कि भोलानाथ के साथ क्या हुआ, मुझे तफसील से बताओ। इस खबर ने मेरे सीने में ठंडक भर दिया। दावर ने उसे भोलानाथ के जुआ खाने में दाखिल होने से लेकर उसके ऑपरेशन तक की पूरी रुदात सुना दी। मीना यह सब सुनकर हैरान रह गई। तुम वाकई शेर हो दावर। मुझे यकीन है कि तुम रुस्तम को भी उसके बिल से बाहर ले आओगे। दावर ने कुछ कहना चाहा कि फ़ोन की घंटी बज उठी। मीना दौड़कर फ़ोन की तरफ गई और इशारे से दावर को बुलाया। दावर ने तेज़ी से आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से सरसराती हुई आवाज़ आई। यह तुम ही हो ना दावर? हाँ, मैं दावर ही बोल रहा हूँ। कहो क्या कहना चाहते हो? बहुत उखड़े हुए मालूम होते हो दोस्त। दोस्त मत कहना मुझे, रुस्तम तेज़ी से बोला। मैं पर्दे में छुपे हुए आदमी को अपना दोस्त नहीं समझ सकता। अगर तुम सामने आकर मुलाकात करो तो फिर सोचूंगा कि तुम मेरे दोस्त बनने के काबिल हो या नहीं। ये भी हो जाएगा। वो हंस पड़ा। तुम वाकई बहुत दिलेर हो। तुम मेरे काम आ सकते हो। तुम्हें मालूम है कि मैं जो कुछ करता हूँ अपने लिए करता हूँ, किसी दूसरे के लिए मैंने कभी काम नहीं किया। हाँ, ये मैं जानता हूँ। लेकिन इसमें तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। दूसरी बात यह कि तुम्हारे बारे में मीना ने कहा है, जिस पर मैं बहुत भरोसा करने लगा हूँ। उसने मेरे लिए बहुत काम किए हैं, इसलिए मैंने तुमसे रब्ता किया है। काम बताओ, काम क्या है? उसके बाद ही कोई बात होगी, दावर ने पूछा। क्या तुम पेड्रो गंतर को जानते हो? दूसरी तरफ से पूछा गया। पेड्रो गंतर? दावर ने अपनी भवें सुकेड़ ली। तुम उसी पेड्रो की बात तो नहीं कर रहे जो यहाँ बहुत वारदातें करके गोवा चला गया था और आज तक वहीं है? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, रुस्तम ने कहा। उसने गोवा से 12 मील के फासले पर एक जजीरे में अपना बहुत बड़ा जुआ खाना कायम कर लिया है, जिसका नाम पैराडाइज है। उस जजीरे पर एक तरह से पेड्रो ही की हुकूमत है, और उसने चारों तरफ अपने मुसल्ला आदमी फैला रखे हैं। उसकी मर्जी के बगैर कोई उस जजीरे पर नहीं जा सकता। तफसील में जाने की क्या ज़रूरत है? दावर ने उसकी बात काट दी। तुमने अभी तक मेरा काम नहीं बताया। तुम किसी तरह उस पेड्रो को वहां से खींचकर बंबई ले आओ, वो भी जिंदा। रुस्तम की आवाज़ बहुत सुलझी हुई और लहजा मुहज्जब था। वहाँ के हालात ऐसे हैं कि ना मैं खुद वहाँ जा सकता हूँ और ना किसी और को भेज सकता हूँ, और ये काम तुम्हारे अलावा कोई कर भी नहीं सकता। तुम उसके जुआ खाने से जो कुछ भी हासिल करो वो तुम्हारा होगा। मैं तो सिर्फ पेड्रो को अपने सामने जिंदा देखना चाहता हूँ। हर शख्स अपने सर पर कर्ज का बोझ उठाए फिर रहा है। मेरे सर पर उसका एक कर्ज है, और मैं हर हाल में वो कर्ज उतारना चाहता हूँ। बोलो क्या कहते हो? मैं पहले सोच तो लूँ।
नहीं दावर, तुम जैसे आदमी ऐसे मामलात में सोचा नहीं करते। तुम तो आग में कूद पड़ने वाले इंसान हो। तुम अखराजात की परवाह मत करो, मैं तुम्हें इस काम के लिए इसी वक्त 5 लाख रुपए देने को तैयार हूं। बोलो, मंजूर है? 5 लाख? दावर की आंखें फैल गईं। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत बड़ा मामला है। ये मेरा अपना मामला है। अगर तुम उसे जिंदा लेकर आओगे तो 5 लाख और भी दूंगा। इसके अलावा तुम्हारे सामने भी आ जाऊंगा। बोलो, क्या कहते हो? अगर मंजूर है तो मैं तुम्हें 5 लाख भिजवाने का बंदोबस्त कर देता हूँ। ठीक है। दावर ने गहरी सांस ली। मुझे मंजूर है। उस पेड्रो का एक कर्ज मेरे सर पर भी है। रुस्तम ने अपने वादे के मुताबिक उसी रात 5 लाख रुपए भिजवा दिए। ये रुपए उसका एक आदमी एक ब्रीफ केस में लेकर आया और दावर के हवाले करके बगैर कुछ कहे वापस चला गया। दावर ने जब इस मुहिम के बारे में अब्दुल को बताया तो वो खुशी से उछल पड़ा। अब्दुल ने खाने पीने का ढेर सा सामान फराहम कर लिया और अपने साथ कालू और गोपी को भी ढूंढ लाया। कालू के बारे में मशहूर था कि वो समुंदर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है और बहुत जीदार आदमी है, जबकि गोपी का निशाना गजब का था। ये पहला मौका था कि दावर बाकायदा मनसूबाबंदी के जरिए कोई काम करने वाला था, वरना अब तक उसने जो कुछ किया तन्हा ही किया था। रातों रात ही असलहे का बंदोबस्त कर लिया गया। ये कालू की तजवीज़ थी कि बंबई से गोवा तक का सफ़र लॉन्च के जरिए किया जाए, क्योंकि इस तरह वहां पहुंचकर इस जजीरे के बारे में मालूमात हासिल करना आसान होगा। ये लॉन्च गोया उनका हेडक्वार्टर होने वाली थी। कालू का कहना था कि बंबई से गोवा तक चूंकि हिंदुस्तान का ही साहिल है, इसलिए आने जाने में कोई रुकावट नहीं होगी। कालू की यह तजवीज़ पसंद कर ली गई। असलहे की खरीदारी गोपी ने की, जबकि लॉन्च का सौदा कालू ने किया और अब्दुल ने खाने पीने के सामान की फराहमी की। दावर अपने तरीक़ाकार पर गौर करने लगा। वो जानता था कि जब वो इस जजीरे में पहुंच जाएगा तो वक्त पर जो सूझ जाएगा बस वो ही कर लेगा। सुबह होते होते हर चीज़ का बंदोबस्त हो गया। कालू एक छोटी लेकिन मजबूत लॉन्च खरीद लाया, जिसका नाम कालू ने कोबरा रखा था। कोबरा दावर ही का दूसरा नाम था। जेर ज़मीन दुनिया के लोग उसे दोनों नामों से जानते थे। दावर जब बंबई की जेटी पर पहुंचा तो लॉन्च पर कोबरा लिखा देखकर चौंक पड़ा। क्या इस लॉन्च का नाम कोबरा है अब्दुल? उसने पूछा। नहीं उस्ताद, अब्दुल जल्दी से बोला। इसका नाम तो सीतर है, लेकिन अपना कालू भाई जानता है कि तुम कोबरा हो, इसीलिए उसने इस पर कोबरा लिखवा दिया। दावर ने इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया। उसे याद आ रहा था कि वो दावर था, लेकिन कोबरा क्यों है ये इसे खुद नहीं मालूम था। बस होश संभालते उसने देखा था कि उसके दाएं बाजू पर गहरे से रंग का कोबरा बना हुआ था, जो आस्तीन ऊपर करने पर दूर से ही दिखाई देता था। वो तेज़ रफ्तार लॉन्च अपने अकब में पानी के झाग उड़ाती हुई गोवा की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। रात के सफ़र में कितनी ही लॉन्चें और पुलिस की बोट्स पास से गुजरी, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। ज़रा देखना उस्ताद, वो कुछ दिखाई दे रहा है बहुत दूर, अब्दुल ने सुबह के वक्त आवाज़ लगाई। दावर ने उसके हाथ से दूरबीन लेकर आंखों से लगाई। सुबह की रोशनी में दूर तक का मंजर दिखाई दे रहा था। परिंदे परवास कर रहे थे, जो साहिल के करीब होने की अलामत थे। ये जहां घर है उस्ताद, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, कालू ने बताया। अभी सिर्फ एक सब्ज सी लकीर दिखाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि साहिल के किनारे बहुत से दरख्त मौजूद हैं। जैसे जैसे लॉन्च आगे बढ़ती रही, साहिल के मनाजिर वाजे होते चले गए। अब दावर को पाम और नारियल के ऊंचे दरख्तों के अलावा छोटे छोटे मकानात भी दिखाई दे रहे थे। इस जहांगीर में अच्छी खासी आबादी है उस्ताद, ज़्यादातर ईसाई आबाद हैं। ये गोवा का एक हिस्सा है, कालू ने बताया। अब्दुल जजीरा नजर आने की खुशी में नीचे जाकर एक बोतल ले आया और घोंट घोंट पीने लगा। उसका कहना था कि दो चीज़ों को कभी नहीं छोड़ सकता, एक दावर उस्ताद और दूसरी बोतल। उसने तरंग में आकर जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। बंद करो अपना ये गाना, कालू ने उसे झिड़क दिया। एक लॉन्च पीछे आ रही है। दावर ने मुड़कर देखा। एक छोटी लेकिन तेज रफ्तार लॉन्च बड़ी तेजी से कोबरा की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। अब्दुल जल्दी से बोतल नीचे रखाया और गोपी को होशियार रहने की ताकीद कर दी। दावर अपनी दूरबीन एक तरफ रखकर आने वाली लॉन्च के इस्तकबाल के लिए तैयार हो गया। वो छोटी लॉन्च लहरों के दोष पर उछलती हुई कोबरा के करीब आकर बराबर चलने लगी। इस लॉन्च में 3 ताकतवर नौजवान थे, जिनमें से एक के हाथ में दूरबीन थी और 2 ने बंदूकें उठा रखी थी, लेकिन इन बंदूकों का रुख नीचे की तरफ था। दूरबीन वाले शख्स ने जोर से बोलते हुए पूछा, क्या तुम रास्ता भूल गए हो? कहाँ जाना है तुम्हें? इससे पहले कि दावर जवाब देता, अब्दुल बोल पड़ा, अपुन रास्ता भी नहीं भूलता भाई, रास्ता अपुन को भूल जाता है। जब सड़क पर चलते हैं तो किसी दूसरी गली में घुस जाते हैं, और जब समुद्र में होते हैं तो किसी और तरफ जा निकलते हैं। साला जिंदगी में यही सब होता रहता है। अब्दुल की बात सुनकर वो तीनों हंस पड़े और माहौल का तनाव खत्म हो गया। अगर तुम लोग जहांगीर की तरफ जा रहे हो तो बहुत होशियार रहना। समुद्र में खतरनाक चट्टानें छुपी हुई हैं, जो ऊपर से दिखाई नहीं देती, लेकिन बड़ी बड़ी लॉन्चें तबाह कर देती हैं। पहले अच्छी तरह देख लेना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, दावर ने हाथ हिलाते हुए कहा और कालू की तरफ इशारा किया। वैसे अपने साथ जो आदमी है वो समुद्र की हर चट्टान को जानता है। उस आदमी ने हाथ हिलाया और वो छोटी लॉन्च तेज रफ्तारी के साथ एक लंबा चक्कर काटकर वापस मुड़ गई। इस दौरान गोपी भी ऊपर आ गया था और उसने अपनी बंदूक नीचे रख दी थी। ये कौन लोग थे उस्ताद? अब्दुल ने पूछा। ना जाने कौन थे, आगे चलकर शायद मालूम हो जाए।
दावर ने लापरवाही से जवाब दिया। अब जजीरा और भी करीब आ गया था और साहिल की स्याह सड़क पर लोग चलते हुए दिखाई दे रहे थे। कालू बड़ी एहतियात से लॉन्च चलाता हुआ जजीरे के साहिल तक आया, जहां बेशुमार छोटी बड़ी लॉन्चें खड़ी थीं। ये इतनी लॉन्चें यहाँ क्यों हैं? दावर ने पूछा। कुछ नहीं कह सकता उस्ताद, कालू ने जवाब दिया। मैं यहाँ बहुत पहले आया था, अब सूरत हाल बदल गई है। ऐसा लगता है जैसे दूर दराज से लोग यहाँ आए हों। वो लॉन्च फिर हमारे पीछे है उस्ताद, कहो तो कुछ करूँ, गोपी ने बताया। नहीं, अभी उन्हें नज़रअंदाज करो, दावर ने सख्ती से मना किया। कालू ने एक तवील चक्कर लगाकर अपनी लॉन्च एक तरफ खड़ी कर ली और वो छोटी लॉन्च उनकी निगाहों से ओझल हो गई। लॉन्च का इंजन बंद करके वो नीचे कैबिन में आ गए, जहाँ उन्होंने खाने पीने का सामान और असलहा ढेर कर रखा था। कालू ने होशियारी से असलहा इस तरह छुपा दिया था कि तलाश के बावजूद मिलना मुमकिन नहीं था। कालू ने मेज़ पर नक्शा फैला दिया। ये देखो उस्ताद, हम यहाँ पहुँच चुके हैं और हमें यहाँ से गालाम की तरफ जाना है। कालू ने नक्शे पर उंगली रखी। ये गालाम किस चिड़िया का नाम है उस्ताद? अब्दुल ने पूछा। ये वही जजीरा है जहाँ पेड्रो ने अपना शानदार जुआ खाना बनाया है, दावर ने जवाब दिया। उस्ताद, यहाँ से गालाम सिर्फ 20 मील के फासले पर है और रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं। हम चाहें तो गालाम के जुआ खाने पर हमला कर सकते हैं। कालू का लहजा पुरजोश हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने, इसका मतलब अब हमें गोवा जाने की ज़रूरत नहीं। दावर भी खुश हो गया। हो सकता है यहाँ हमें कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो गालाम से वाकिफ़ हो और हमें वहाँ का नक्शा बना दे, दावर ने कहा। मैं चाहता हूँ कि इस जजीरे की पूरी तफसील मेरे पास हो। ऐसे आदमी ज़रूर मिल जाएंगे, गोपी ने कहा। मेरा एक दोस्त पीटर पहले बम्बई ही में रहता था, फिर केस बनने पर वो भागकर कालाम की तरफ आ गया। हो सकता है वो अब भी यहीं हो। पीटर तो बहुत से लोगों का नाम होता है, उसे कैसे तलाश करेंगे? दावर ने कहा। वो बहुत अच्छा गाता है उस्ताद, वो जहाँ घर में भी कहीं ना कहीं गा रहा होगा, कालू ने बताया। हाँ, ये आसान पता है, अब्दुल हंस पड़ा। वो चारों अरशे पर आ गए, लेकिन अभी उन्होंने लॉन्च से उतरने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि दोनों पहलुओं से दो बड़ी लॉन्चें आ गई, जिन पर मुसल्ला पुलिस वाले खड़े थे। हाथ ऊपर उठा दो तुम लोग, पुलिस अफसर ने आवाज़ दी। क्यों हाथ ऊपर उठा दें? हम शरीफ लोग हैं, क्या किया है हमने? दावर झिल्ला गया। तुम लोग अपने साथ असला लेकर आए हो, चलो गिरफ्तार कर लो इन्हें, ऑफिसर ने मातहतों से कहा। पुलिस वाले उनकी तरफ बढ़े तो दावर ने चेहरे पर बेकरारी लाते हुए बम्बई भाषा में कहा, आप काहे को लफड़ा डालता है जमादार साहब? अपुन शरीफ आदमी है। साला अपुन ने अक्खा जिंदगी पिस्तौल बंदूक का शक्ल नहीं देखा। तुम झूठ बोलते हो, अभी तलाशी लेनी होगी, सब मालूम हो जाएगा, ऑफिसर कर जा। तलाशी शौक से लो माई बाप, पर मेरी एक बात सुन लो, दावर ने धीमी आवाज़ में कहा। अपुन तुमको सब कुछ बता देगा। पुलिस ऑफिसर कश्मकश में मुब्तला हो गया और उसने दूसरे पुलिस वालों को रोक दिया। ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारे पास, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अपुन खाली पीली गड़बड़ नहीं करता। दावर ने हाथ नीचे कर लिए। पुलिस ऑफिसर दावर के पास आया। हाँ बताओ, क्या बात है, सच सच बताना। दावर ने बम्बई भाषा छोड़कर खालिस उर्दू में धीमी आवाज़ में कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि आपके ताउन के बगैर मैं अपना काम पूरा नहीं कर सकता। अगर आप हमें पकड़कर आला हुक्काम के हवाले कर देंगे तो आपको सिर्फ एक तारीफी सनद और थोड़ा नकद इनाम मिलेगा, जिससे इस महंगाई में कुछ नहीं बनेगा। हम खतरनाक मुजरिम नहीं हैं, बस इधर का माल उधर करते हैं। हम बम्बई से थोड़ा असलहा लाए हैं, इस इलाके के एक बड़े आदमी के ऑर्डर पर। वो आज हमें 50,000 रुपये देकर माल ले जाएगा, जिसमें मेरा मुनाफा 20,000 है, जो हम आधा आधा कर लेंगे। 10,000 आपके और 10,000 मेरे। दावर ने यह सब इतने एतमाद से कहा कि ऑफिसर सोच में पड़ गया। दावर ने भांप लिया कि लोहा गर्म है। उसने आखिरी ज़रब लगाई। क्या सोच रहे हो इंस्पेक्टर साहब, ये माल आज रात यहाँ से चला जाएगा और जहाँ घर में कोई गड़बड़ नहीं होगी, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आगे आपकी मर्जी। वैसे मेरे पीछे बहुत बड़े हाथ हैं, वो आपको चैन से नहीं रहने देंगे। ऑफिसर ने सरगोशी की। 10 से काम नहीं चलेगा, कुछ बढ़ाना होगा। चलिए 12,000, अब तो ठीक है। दावर हंस पड़ा। ठीक है, लेकिन मुझे तलाशी का ड्रामा ज़रूर करना होगा, वरना ये लोग ऊपर रिपोर्ट भेज देंगे। ऑफिसर ने कहा, रकम मुझे कब मिलेगी? मैं सबके सामने तो रकम नहीं दे सकता, शाम को आकर अपना हिस्सा ले जाइएगा। मगर हमारी लाइन क्लियर होनी चाहिए, दावर ने मुस्कुराकर कहा। ऐसा ही होगा। ऑफिसर ने सरगोशी की, फिर बुलंद आवाज में बोला, तुम साथ नहीं चलोगे, मैं खुद जा रहा हूं तलाशी लेने। ऑफिसर नीचे चला गया तो दावर ने अब्दुल को देखकर आंख दबाई। कुछ ही देर बाद ऑफिसर झिल्लाए हुए अंदाज में ऊपर आया। वो अपना किरदार बड़ी खूबी से अदा कर रहा था। ठीक है, इस वक्त तो कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम लोगों पर गहरी निगाह रखी जाएगी। जनाब एक बात तो बताएं, आपको किसने बताया कि इस लॉन्च में हेरा फेरी का माल है? दावर ने धीरे से पूछा। किसी ने नहीं। ऑफिसर मुस्कुरा दिया। कुछ दिनों से हम यही तरीका अपना रहे हैं कि जो भी लॉन्च आती है उसे घेर लेते हैं। माल होता है तो पकड़ा जाता है, नहीं तो माजरत कर लेते हैं। आप बहुत ज़हीन पुलिस अफसर हैं जनाब, शाम को आ जाइएगा, दावर ने कहा। पुलिस वालों के जाने के बाद वो तीनों दावर के पास आए। अरे बाप रे, अब 12,000 कहाँ से दोगे उस्ताद? अब्दुल ने सवाल किया। ये तो शाम को पता चलेगा, दावर ने लापरवाही से जवाब दिया। अभी तो तुम लोग जहां घर की सैर करने चले जाओ।
और जजीरे की पूरी खबर लेकर आओ, तब तक मैं आराम करता हूँ। दावर के कहने पर वो तीनों लॉन्च से उतरकर साहिल की भीड़ में गुम हो गए। उनके जाने के बाद दावर नीचे कैबिन में आ गया और नक्शा अपने सामने फैला लिया। नक्शे के मुताबिक गालाम एक अच्छा खासा जजीरा था, जो पहले जंगली जानवरों और दरख्तों की आमाजगाह था। लेकिन अब पेड्रो के जुआ खाने की वजह से वहाँ बहुत रौनक थी। वो जुआ खाना एक बड़ी किलानुमा इमारत थी, जिसके अंदर बेशुमार कमरे और हॉल बने हुए थे, और इस पूरे जजीरे पर पेड्रो की हुकूमत थी। गालाम तक जाने के लिए एक साफ साहिल था, जहाँ से आमदोरफ्त होती थी, जबकि दूसरी तरफ ऊंची चट्टानें बनी हुई थीं, जहाँ से दाखिल होना बज़ाहिर नामुमकिन था। लेकिन दावर ने फैसला कर लिया था कि वह जजीरे में दाखिल होने के लिए चट्टानी साहिल ही पर किस्मत आजमाई करेगा। ये फैसला करके वह आराम करने के लिए लेट गया और कुछ ही देर में सो गया। उसकी आंख उन तीनों की वापसी पर खुली। गोपी और कालू बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे थे, जबकि अब्दुल खामोश था। अब तेरे साथ क्या लफड़ा हो गया? तू मुंह लटकाए क्यों खड़ा है? दावर ने अब्दुल से पूछा। साला, इधर का दारू एकदम बोगस है, अब्दुल ने कहा। उस्ताद दावर ने उसकी पुश्त पर धप जमाया। इधर लॉन्च में फौरन की दारू का जो स्टॉक पड़ा है, वो क्या तेरा बाप पिएगा? अब्दुल ने यह सुनकर अपने दांत निकाल दिए, जैसे उसकी तशफ़ी हो गई हो। हम लोगों ने बहुत कुछ मालूम कर लिया उस्ताद, गोपी ने कहा। साहिल पर जितनी लॉन्चें खड़ी हैं वो सब उन लोगों की हैं जो गालाम में जुआ खेलने आते हैं। ये जहांगीर उनके लिए रेस्ट हाउस का काम देता है। वो हिंदुस्तान भर से यहाँ जमा होते हैं और फिर उन्हें गालाम जाने के लिए टोकन दिया जाता है, जो पेड्रो के मुकामी आदमी देते हैं। ये तो बहुत अच्छा बंदोबस्त कर रखा है उसने। मगर ये लोग कहाँ मिलेंगे? टोकन लेने के लिए हम उनके पास कैसे जाएंगे? दावर ने पूछा। उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही लॉन्च वालों से रब्ता करते हैं, कालू ने बताया। अभी तक तो इधर किसी ने शक्ल नहीं दिखाई, अब्दुल ने कहा। हो सकता है सुबह तक कोई आ ही जाए। नहीं आया तो कोई तरकीब सोचेंगे, दावर ने कहा। वह तीनों कैबिन के अरसे पर आ गए। उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था और साहिल पर रोशनियां झिलमिलाने लगी थी। उस्ताद, वो साला पुलिस वाला भी 12,000 लेने आना ही वाला होगा, अब्दुल ने कहा। हाँ, उसके आने का वक्त हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और अंधेरा हो जाए, दावर ने कहा और साहिल की तरफ देखने लगा, जहाँ अंधेरा शदीद होता जा रहा था। ज़रा दूरबीन तो देना, दावर ने अचानक अब्दुल से कहा। अब्दुल ने दूरबीन उसके हाथ में पकड़ा दी तो दावर ने इसे आंखों से लगा लिया। वो पुलिस वाला आ रहा है। उसने अपनी वर्दी उतार दी है ताकि कोई उसे पहचान ना सके, दावर ने बताया। वो साला फोकट के माल वाला आ गया, अब्दुल ने कुड़कर कहा। उस्ताद, तूने कुछ सोचा है? गोपी, दावर ने गोपी को मुखातिब किया। मैं तुमसे एक शर्त लगाना चाहता हूँ। गोली इस तरह चलनी चाहिए कि ठीक दोनों आंखों के बीच में लगे और पता ही ना चले कि गोली किस तरफ से चलाई गई है। ये काम तो हो जाएगा उस्ताद, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि पता ना चले? गोपी ने पूछा। वो इस तरह होगा कि हमारी लॉन्च के बाद जो चौथी लॉन्च है, इस वक्त उसमें कोई नहीं है। तुम राइफल लेकर आहिस्ता से पानी में उतर जाना और तैरते हुए उस लॉन्च के पिछले हिस्से में पहुंचकर निशाना लेना और वहीं से वापस आ जाना। राइफल उधर ही डाल देना। इस काम में थोड़ी होशियारी करनी होगी, दावर ने समझाया। समझो, हो गया काम, किसी को पता नहीं चलेगा, गोपी मुस्कुरा दिया। और वो चौथी लॉन्च वाला खाली पीली फंस जाएगा, अब्दुल ने पूछा। हमें उन लोगों से क्या लेना, अपने काम से काम रखो। मोहब्बत और जंग में सब कुछ चलता है, दावर ने कहा। गोपी कैबन से अपनी दूर मार राइफल उठा लाया और पानी में छलांग लगा दी। दावर ने अब्दुल और कालू को हदायत की कि वो दोनों लॉन्च के अरशे की दीवार से टेक लगाकर इस तरह खड़े हो जाएं, जैसे इधर उधर की बातें कर रहे हों। जबकि उसने दूरबीन एक बार फिर आंखों से लगा ली। पुलिस ऑफिसर साहिल की तरफ आ रहा था और अब उसका फासला 200 गज से भी कम रह गया था। इतने में बराबर की किसी लॉन्च से किसी लड़के और मर्द का मिला जुला कहका बुलंद हुआ और उसी वक्त धमाके की आवाज़ फिजा में गूंज उठी। गोपी अपने निशाने का सच्चा निकला था। उसकी चलाई हुई गोली पुलिस ऑफिसर की दोनों आंखों के दरमियान लगी और वह लट्टू की तरह घूमता हुआ एक तरफ उलट गया। उसके गिरते ही पहले तो सन्नाटा छाया रहा, फिर बहुत से लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। अब्दुल और कालू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि वो भी दूसरी लॉन्चों वालों की तरह अपनी लॉन्च के अगले हिस्से में आकर हाथ हिला हिलाकर बातें करने लगे। दावर भी दूरबीन रखकर उनमें शामिल हो गया। चंद ही लम्हों बाद गोपी भी वापस आ चुका था और सीधा कैबिन में चला गया। कुछ देर बाद वो गीले कपड़े बदलकर उनके पास आकर खड़ा हो गया। दावर ने अपनी जेब से 100 का एक नोट निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। ये लो अपना इनाम, दिल खुश कर दिया। अब उन लोगों की पूरी तवज्जो साहिल की तरफ लगी हुई थी, जहां पुलिस और एम्बुलेंस आ चुकी थी। लोगों को मालूम हो गया था कि साहिल पर जिसका कत्ल हुआ है वो पुलिस का एक आला अफसर था। उस्ताद, वो 12,000 वाला तो हो गया खल्लास। अब उसके रिश्तेदार अपनी तलाशी के वास्ते आएंगे, अब्दुल ने कहा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, दावर ने संजीदगी से जवाब दिया। और अगर इस बार तलाशी ली गई तो हमारा राज खुल जाएगा। अब लेने पिलाने की बात नहीं करने का, दावर ने अब्दुल को बम्बई भाषा में झाड़ दिया। अपुन को इस वक्त होशियार रहने का है। वैसे अपुन के मगज़ में एक ज़ोरदार आइडिया आ रहा है। अगर वो लोग अपुन की लाश की तलाशी के वास्ते आए तो वो आइडिया चलेगा। पुलिस वालों ने सर्च लाइट्स रोशन करके तलाशी का काम शुरू कर दिया। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि गोली किसी लॉन्च से ही चलाई गई थी। गोपी, तुमने राइफल कहाँ फेंकी थी? दावर ने पूछा। मैंने उसे चौथी लॉन्च पर डाल दिया था, गोपी ने जवाब दिया।
दावर ने कहा, जब कोई ऐसा लफड़ा आता है तो अपुन साला वो लफड़ा किस्मत पर छोड़ देता है, और किस्मत ने हमेशा अपुन का भरपूर साथ दिया है। अभी दावर ने इतना ही कहा था कि तकदीर ने उसका साथ दे दिया। चौथी लॉन्च से वो राइफल बरामद हो गई। जहां बर्पा होने वाले शोर से उन्हें पता चल गया कि पुलिस ने ना सिर्फ वो राइफल बरामद कर लिया, बल्कि उस लॉन्च से 2 आदमी भी पकड़ लिए, जिन्हें ज़बरदस्ती उतारकर साहिल पर ले जाया जा रहा था। लगता है लॉन्च वाला भी आ गया। चलो साले का हो गया धड़न तख्ता, अब्दुल ने कहा। है ना अपुन की किस्मत जोरदार। दावर की बात पर किसी ने कोई तबसरा ना किया। वो सभी उसके मजाज से वाकिफ थे कि वो अपनी जंग जीतने के लिए सब कुछ कर सकता था। उसे हर कीमत पर फतह ही चाहिए थी। पुलिस ऑफिसर की लाश उठाई गई, सर्च लाइट्स बुझा दी गईं और एक बार फिर अंधेरा और सन्नाटा छा गया। अभी क्या करने गए उस्ताद, अब्दुल ने पूछा। चलने की तैयारी करो। अपुन को इधर किसी होटल में कमरा लेने का है, दावर ने कहा। यह कैसे हो सकता है उस्ताद, कालू ने जल्दी से कहा। इस लॉन्च पर असला है, हम असला छोड़कर कहाँ जाएंगे। इधर अब कोई नहीं आएगा, दावर ने मुस्कुराते हुए कहा। इधर की सारी पुलिस अपने ऑफिसर के चक्कर में है। वो चौथी लॉन्च वाला फंस गया है, अब पुलिस का इधर क्या काम। वो तीनों लॉन्च से उतर आए। साहिल पर आने जाने वाले अब गायब हो चुके थे। वो लोग तंग सड़कों और बदबूदार गलियों से गुजरते हुए आगे बढ़ते रहे। दावर सबसे आगे था। फिर अचानक ही दावर को किसी लड़की के चीखने की मध्यम आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ पत्थर के बने हुए एक ऐसे मकान से निकल रही थी जो उनके सामने था। इस मकान के दरवाजे पर एक छोटी सी गाड़ी खड़ी थी और दरवाज़ा खुला हुआ था। चीखने वाली उसी मकान में थी। इस बार दावर के साथियों ने भी वो चीख सुन ली थी। तुम लोग इधर देखो, इधर से हिलने का नहीं, दावर ने उन लोगों को हदायत दी। अपुन जाकर देखता है कि वो छोकरी काहे को शोर मचाती है। छोड़ो उस्ताद, काहे को पराई लफड़े में टांग अड़ाता है, अब्दुल ने कहा। तुम साला अपना मुंह बंद रखो, दावर ने उसे झड़क दिया। तुम जानते हो अपुन ने आज तक किसी छोकरी की चीख पर कान बंद नहीं किया, लेकिन तुम लोग को इधर ही रहने का है। वो तीनों अंधेरे में खड़े हो गए और दावर मोहतात कदमों से मकान के दरवाजे पर आ गया। अंदर लड़की की सिसकियां सुनाई दे रही थी जो इस कमरे के अकब से आ रही थी, और साथ ही किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दी जो उस लड़की को सख्ती से खामोश हो जाने के लिए कह रहा था। दावर ने अपनी जेब से चाकू निकाल कर खोला और कमरे में दाखिल हो गया। वहां 3 आदमी थे, 2 मर्द और एक लड़की, जिन्होंने उस लड़की को एक कुर्सी के साथ बांध रखा था और खुद उसके पास खड़े थे। दावर को इस तरह देखकर वो दोनों बुरी तरह चौंक पड़े। लड़की ने भी अपनी सिसकियां बंद कर लीं। दावर ने कमरे में दाखिल होते ही मस्कीन सूरत बना ली थी। कौन हो तुम, एक ने उखड़े हुए लहजे में पूछा। हम मुसाफिर हैं जनाब, दावर ने खालिश लखनवी अंदाज में कहा। बड़े कमज़ोर दिल के मालिक हैं। इन मोअज़्ज़ज़ खातून की चीख सुनकर इधर चले आए। अल्लाह के वास्ते इन्हें छोड़ दीजिए, हमारा दिल डूबा जा रहा है, हमसे ये सितम बर्दाश्त नहीं होगा। आपने इन्हें नहीं छोड़ा तो हम रोने लगेंगे, चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ले वालों को इकट्ठा करेंगे। गेट आउट, दराज कद शख्स ने गुस्सा होकर कहा। तुम इधर रॉन्ग साइड आ गए हैं नवाब साहब, तुम रोएगा तो अपन तुम्हारा पेट फाड़ देगा। दावर ने इस मजाक को तूल देना मुनासिब नहीं समझा। उसके चेहरे के तासुरात तब्दील हो गए और अपना तेजधार चाकू सामने करके वो उन दोनों की जानिब बढ़ा। उनमें से एक ने अचानक मेज पर पड़ा लैंप उठाकर दावर की तरफ खींचा, मगर उसका निशाना चूक गया और लैंप दीवार से टकराकर पाश पाश हो गया। दावर ने एक मोटी सी गाली दी और उस पर झपटा, लेकिन वो आदमी खुला हुआ चाकू देखकर खिड़की की तरफ दौड़ा और बाहर छलांग लगा दी। उसके साथ दूसरे आदमी ने भी यही हरकत की। उनके भाग जाने के बाद दावर ने अपना चाकू बंद कर लिया, जेब में रखा और लड़की की तरफ मुतवज्जा हो गया। अब बताओ बेबी, तुम इनके चक्कर में किस तरह फंस गई, दावर ने शाइस्तगी से पूछा। अपनी तकदीर ही ऐसी है, ये दोनों धोखे से मुझे यहाँ ले आए थे और ज़बरदस्ती मुझे कुर्सी से बांध दिया, लड़की सिसक पड़ी। अच्छा सब्र करो, पहले मैं तुम्हारी ये रस्सी खोल दूँ। दावर ने चाकू निकालकर रस्सी के टुकड़े कर दिए। लड़की खड़ी होकर हाथ पैरों को झटकने लगी। वो एक फैशनेबल लिबास में मलबूस नौजवान लड़की थी जो दहशत के बावजूद बहुत खूबसूरत मालूम होती थी। लाइन क्लियर है उस्ताद, बाहर से अब्दुल ने आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ सुनकर लड़की चौंक गई। घबराओ नहीं, ये अपना ही आदमी है। दावर ने हंसकर अब्दुल की पुकार का जवाब दिया। आ जाओ, इधर मैदान साफ है। वो तीनों अंदर आ गए और लड़की को देखकर हैरान रह गए। इस बेचारी को 2 आदमियों ने इधर कुर्सी के साथ बांध दिया था। मुझे देखकर वो दोनों भाग गए। क्या नाम है तुम्हारा, दावर ने लड़की से पूछा। रोज़ी, लड़की ने धीरे से जवाब दिया। मैं जहांगीर में रहती हूँ। मैं शाम के वक्त फादर से मिलने सेंट मार्टिन गई थी कि रास्ते में ये लोग मिल गए। इन्होंने कहा कि फादर तो एक मकान में बीमार पड़े हुए हैं। मैं इनकी बातों में आकर यहाँ आ गई और इन्होंने यहाँ लाते ही मुझे ज़बरदस्ती बांध दिया। कुछ देर पहले ये लोग वापस आए थे और आते ही मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दिया। तुम्हें पकड़ा क्यों था, क्या चाहते थे ये लोग, गोपी ने पूछा। कुछ नहीं मालूम, ये लोग अभी कुछ पूछ नहीं सके थे कि आप आ गए। रोज़ी ने दावर की तरफ इशारा किया। और खेल ख़त्म हो गया, चलो अब यहाँ से चलें, दावर मुस्कुराते हुए बोला। वो सब बाहर आ गए। बाहर गली सुनसान थी। तुम्हारा घर कहाँ है, आओ हम तुम्हें वहाँ छोड़ देते हैं। अगर तुम अकेली गई तो वह बदमाश तुम्हें फिर घेर लेंगे, दावर ने पूछा। नहीं, मैं इस वक्त घर नहीं जाऊँगी, मुझे खौफ महसूस हो रहा है। मैं तो अपने घर में अकेली रहती हूँ, लड़की ने बताया।
अभी तुमने बताया कि तुम अपने फादर के पास जा रही थी, तो ये फादर तुम्हारे साथ नहीं रहते? दावर ने पूछा। वो हमारे चर्च के फादर हैं, यानी हमारे पादरी। हम लोग उनको फादर बोलते हैं। लड़की ने गहरा सांस लिया। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था कि तुम लोग अपने पादरी को फादर बोलते हो। खैर, ये बताओ अब तुम कहाँ जाओगी? हम तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ सकते। तुम जहाँ कहोगी तुम्हें छोड़ देंगे।